ओके, हेलो स्टूडेंट। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो हमने ऑसिलेटर के बारे में जाना कि एक ये डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर सर्किट, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा डिवाइस जिसको बिना इनपुट दिए हमें क्या मिलेगा, वेव्स मिलेंगे आउटपुट में। ठीक है, एसी सिग्नल्स वेव मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारे ऑसिलेटर हमने देखे, तो उसमें से हमने एक ऑसिलेटर देख लिया है, कौन सा, हार्टली ऑसिलेटर। ठीक है, उसका सर्किट डायग्राम देखा हमने, उसकी वर्किंग देखी। ठीक है, तो अब आज है आपका कॉलपिट ऑसिलेटर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ऑसिलेटर है आपका वो है कॉलपिट ऑसिलेटर। ये हार्टली ऑसिलेटर का ही थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है। ठीक है, सेम हार्टली ऑसिलेटर की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा जो टैंक सर्किट होता है इसमें थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो चाहे आप हार्टली ऑसिलेटर कहो या फिर कॉलपिट ऑसिलेटर कहो, दोनों ही जगह जो टैंक सर्किट होता है कौन सा होता है, एलसी टैंक सर्किट। ठीक है, दोनों ही ऑसिलेटर में कौन सा टैंक सर्किट यूज होता है, एलसी सर्किट। बस हम थोड़ा सा एलसी का कॉम्बिनेशन दोनों में अलग अलग करते हैं। ठीक है, वहां थोड़ा सा म्यूचुअल जो इंडक्टेंस होता है ना, क्योंकि हमने वहां क्या किया था, आपने याद होगा कि दो इंडक्टेंस लिए थे, एक कुंडली को दो हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, तो दो हिस्सों में बांटने से वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण थोड़ा सा क्या स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो आपका ऑसिलेशंस होगा उसमें थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए फिर एडवांस थोड़ा सा इससे आगे 1918 में एडविन एच कॉलपिट नाम के एक वैज्ञानिक ने इसको बनाया। ठीक है, 1918 में एडविन एच कॉलपिट, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, कॉलपिट ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहां पर ये आपका सर्किट डायग्राम है, ध्यान से देखिए, लगभग सर्किट पूरा वही है, बस थोड़ा सा जो आपका टैंक सर्किट होता है उसमें थोड़ा सा अलग है। देखो, वही बीसीसी सप्लाई। ठीक है, आपका ये क्या है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक, ये आपका वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की गई है। ठीक है, क्यू पॉइंट को फिक्स करने के लिए। ये आपका एमीटर बाईपास। ठीक है, ये आपका कॉमन एमीटर कैपेसिटर, ये आपका एमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टेबिलिटी को फिक्स रखने के लिए, और ये आपका एसी सिग्नल को पास करने के लिए। ठीक है, ये हमने सब वर्किंग हार्टली में भी देखी है, तो वर्किंग इसकी सेम रहेगी। ठीक है, अब ये आपका ब्लॉकिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जो आपका एसी सिग्नल है सिर्फ उसको ठीक है, सिर्फ उसको पास होने देना। डीसी को क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं, इसका काम भी ब्लॉक करना, इस वाले कैपेसिटर काम भी ब्लॉक करना। ठीक है, किसको, डीसी को। ठीक है, अब ये है रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, सेम हार्टली ऑसिलेटर की तरह। इसका काम क्या है, इसको एसी को ब्लॉक करना। ठीक है, इसका काम है एसी को ब्लॉक करना, लेकिन ये डीसी को जाने देगा। ठीक, जैसे ही आपने ये स्विच ऑन किया, चलो इसकी वर्किंग में आते हैं। ठीक है, सारे पार्ट समझ में आ गए ना। ठीक है, देखो यहां पर हमने ट्यून सर्किट, हाँ चलो, ये क्या आपका एलसी ट्यून्ड सर्किट या फिर टैंक सर्किट कहते हैं इसको। ठीक है, एलसी टैंक सर्किट नाम। देखो, दो कैपेसिटर यूज किया और एक इंडक्टेंस है, तो नाम इसका क्या होगा, एलसी टैंक सर्किट। ठीक है, अब हार्टली में हमने दो इंडक्टर यूज किया था, फिर एक इंडक्टर को दो हिस्सों में बांटा था, तो वहां पर दो इंडक्टर हो गए थे। लेकिन यहां क्या है, एक ही इंडक्टर है, और हमने बांटा किया, दो ले रखे हैं कैपेसिटर, दो ले रखे हैं, बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है, और बाकी पूरी वर्किंग सेम है। ठीक, तो क्या होता है, देखो जैसे आपने ये स्विच को ऑन किया, ठीक है, तो आपका सप्लाई कहां मिलेगा, बेस में मिलेगा। ध्यान से देखना, स्विच ऑन किया तो आपका सप्लाई कहां मिलेगा, बेस पे, तो ये उसको एम्पलीफाई करेगा, तो आपका कलेक्टर में आपको आउटपुट मिलेगा। अब वो जो एसी आउटपुट मिलेगा ना, एम्पलीफाई करने का जो एसी सिग्नल मिलेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, ये सिर्फ डीसी को जाने देता है, तो ऊपर तो जाएगा नहीं है। फिर उसको मिला ये वाला रास्ता, तो यहां से होते वो एसी सिग्नल कहां पहुंच गया, इन दो कैपेसिटरों के पास। फिर ये होने लग गए चार्ज, जब ये फुल चार्ज हो जाएंगे उसके बाद ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होते हैं इस कुंडली के अक्रॉस, सेम हार्टली की तरह। फिर वो इस कुंडली को क्या करेंगे, सॉरी, ये जो कॉइल है इसके अक्रॉस डिस्चार्ज होने लगेंगे। ठीक है, जो चार्ज यहां स्टोर होगा ना। ठीक, ये मैंने बताया था कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी या फिर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें स्टोर होगी, किस फॉर्म में होती हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। फिर कैपेसिटर जब अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करता है और ये कुंडली अपने में उसको स्टोर करती है, किस फॉर्म में करती है, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में करती है। ठीक, फिर ये डिस्चार्ज होगा इसके अक्रॉस, फिर जब ये फुल चार्ज हो जाएगा फिर ये इसके अक्रॉस डिस्चार्ज होगा, तो ऐसे करती है। यहां पर कभी ये डिस्चार्ज, ये चार्ज होगा, इसके अक्रॉस डिस्चार्ज होगा, फिर ये चार्ज होगा, फिर इसके अक्रॉस डिस्चार्ज होगा, ये ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, तो आपको आउटपुट में, ठीक है, ऑसिलेशंस मिलते रहेंगे।
ठीक है। लेकिन कैसे ऑसिलेशन मिलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, मतलब आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेंगे, वही जैसा आपको हार्टले में मिला था, ठीक है। डैम्प्ड मतलब उनका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक। अब हमने उसके लिए क्या किया, फिर हमने एक फीडबैक सर्किट, यहां जो इसका ये C4 का जो आउटपुट था उसको मैंने कहा जोड़ दिया है, इस C2 की मदद से बेस में जोड़ दिया है, तो इसे क्या कहेंगे, फीडबैक सर्किट है ये, ठीक। सेम किसकी तरह, हार्टले ऑसिलेटर की तरह, ठीक है। अब ये ध्यान देना, जब आपको यहां पर कलेक्टर में आउटपुट मिलेगा ना, तो वो कितना मिलता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होके। मान लो यहां पर इनपुट था ये, ठीक है, आपका जो बेस था वहां पर इनपुट था ये था सिग्नल, ये तो यहां पर लेता, ठीक है, ये सिग्नल आपका इनपुट था, ठीक है, बेस पे ये, तो आपको कलेक्टर पे कैसा मिलेगा, थोड़ा एम्पलीफाई होगा सिग्नल, लेकिन फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा, ये है नहीं एम्पलीफाई हुआ, तो कितना फेज शिफ्ट, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के बाद ही मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर आपका कहां आ गया, इस पे, तो ये भी आपका जो आपका एलसी टैंक सर्किट होता है ये भी फेज शिफ्ट करता है, कितने का, 180 डिग्री का। लेकिन इसमें ये जो है आपको, ये जो इनपुट है, देखो ये जो आप आउटपुट प्राप्त हुआ है ना एम्पलीफायर में, ये इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, इनपुट की तरह। तो जब यहां कलेक्टर में जो आपको सिग्नल्स मिलेंगे वो कहां जाएगा, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगा, फिर ये कैपेसिटर किसको चार्ज कर देगा, मतलब अपने जो ऊर्जा को इसके अक्रॉस डिस्चार्ज कर देगा। कहने का मतलब पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर ये किसको चार्ज करेगा, इंडक्टर को, फिर इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, फिर ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ऐसे चलते रहेगा। तो ऐसे कभी ये चार्ज कभी वो चार्ज, इस प्रकार से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा फिर, ये, ठीक है, ठीक। देखो तो इसने भी क्या किया होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट किया होगा। सबसे पहले आपने इनपुट दिया, तो कलेक्टर के आउटपुट में जब आपको आउटपुट मिला होगा तो किसके साथ, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिला। फिर ये यहां पर गया, यहां पर भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिला, तो आपको ऐसा आउटपुट मिला, ठीक है। तो लास्ट में आपको आउटपुट कैसा मिला है, ये मिला है, ठीक है। तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हुआ फिर, 360 डिग्री या फिर 0। तो बार्क हुसैन क्राइटेरिया जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बार्क हुसैन क्राइटेरिया जो वेव के लिए होता है, क्या होता है, जो ए और बीटा, अल्फा बीटा को या फिर ए बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए एक, और दूसरा आपका जो फेज शिफ्ट है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है बार्क हुसैन के अनुसार किसी वेव के लिए, ठीक है। जो भी आपका ऑसिलेटर्स होता है जब वो वेव प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए एक प्रतिबंध है कि ये उसने मैच करना चाहिए, ये इसने फुलफिल करना चाहिए, इन कंडीशनों को इसने पूरा करना चाहिए। तो कंडीशंस या फिर क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं, बार्क हुसैन क्राइटेरिया कहते हैं किसी वेव के लिए। जब भी आप वेव प्रोड्यूस करोगे तो उसने उन दो चीजों को फुलफिल करना चाहिए। पहला, ये ए बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कहीं अल्फा बीटा लिखा होता है, कहीं ए बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए, फेज शिफ्ट होना चाहिए 360 डिग्री, या इसी को क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आपने पुट करनी चाहिए। देखो एक तो फुलफिल हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अब हम इन कैपेसिटरों का रेंज ऐसा रखते हैं कि जो इसका गेन है, ठीक है, देखो स्टार्टिंग के समय जो अल्फा और बीटा, ठीक है, कहीं अल्फा ए और बीटा ले लो, चलो अल्फा बीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ध्यान से सुनना कि जो कॉल्पिट ऑसिलेटर होता है या फिर हार्टले ऑसिलेटर होगा, स्टार्टिंग के कंडीशन में, जब स्टार्टिंग में ना जो आपका ए बी होगा, ए और बी, ए क्या है, इसका गेन, जो ट्रांजिस्टर है उसका गेन है, ठीक है, और ये बीटा क्या है, इसका गेन, जो ये टैंक सर्किट है इसका गेन, ठीक है। गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। तो ए क्या है, ट्रांजिस्टर का गेन, और बीटा क्या है, इस टैंक सर्किट का गेन। इन दोनों को क्या कहते हैं, लूप गेन कहते हैं, ये याद रखना आपने। इन दोनों का जो कंबाइन नाम है लूप गेन। अगर अलग अलग पूछेंगे, ए हो गया ट्रांजिस्टर का गेन और बीटा हो गया इस सर्किट का गेन। किस सर्किट का, ये जो टैंक यूज कर रखा है मैंने, टैंक सर्किट, उसका गेन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो आपको जो ऑसिलेशंस मिलेंगे ना आउटपुट में, यहां पर एल पे, यहां से आप आउटपुट लोगे, इस एल के अक्रॉस आउटपुट लोगे, तो स्टार्टिंग में जो वेव होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है, ठीक। लेकिन जब ये कुछ देर बाद अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, तो एक बार आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो वही बनी रहती है फिर, ठीक है। सस्टेन, और देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ऑसिलेशन मिलेगा, फिर वो इंक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग में ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो वेव होता है वो इंक्रीज करता है स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ समय पश्चात जो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो इस कंडीशन में जो आपका वेव होता है फिर इंक्रीज नहीं करता है, वो उसी मान पर फिक्स रहता है जिस मान पर वो है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑसिलेटर में स्टार्टिंग में
अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो स्टार्टिंग में केस कह रहा हूं, ठीक है। स्टार्टिंग केस में कितना होता है, ग्रेटर देन 1। लेकिन जब वो वर्किंग कंडीशन में, मतलब जब वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक, काम करने के बाद वर्किंग कंडीशन में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिया, ठीक है, इस सर्किट ने। तो ये क्या करेगा, वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है किससे, आपका हार्टली ऑसिलेटर से, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक। फिर रिसर्च होते गए, ठीक है, और ऑसिलेटर खोजे गए, ठीक है। अब ये इसके जो फैक्टर थे, स्टेबिलिटी फैक्टर ना, जो अल्फा जो ट्रांजिस्टर होता है उसका स्टेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं ना, गेन का मान टेम्परेचर पे बढ़ने पर, ठीक है, या फिर इसके गेन का मान किसी दूसरे ट्रांजिस्टर को लेने पर इस पर उसका मान फर्क पड़ता है, किससे, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, ठीक है। ये हमने सब उसमें देखा हुआ है कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसका स्टेबिलिटी हार्टले से तो अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। फिर इसमें रिसर्च होते गए, ठीक है। फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एलसी की जगह आरसी टैंक लिया फिर, ठीक है। वो आप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो हमने क्या देखा, कॉलपिट ऑसिलेटर, ठीक है, उसकी वर्किंग। अब देखो जो आपका यहाँ पर वेव प्रोड्यूस हुआ उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। जो आपका यहाँ पर वेव मिल गया ना, आपको आउटपुट में वेव मिल गया, देखो इस इंडक्टर के अक्रॉस आपको आउटपुट प्राप्त होगा, ये जो इंडक्टर है, तो वो फ्रिक्वेंसी कितनी प्राप्त होती है आपको, फिर F इजिकल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। इतनी फ्रिक्वेंसी आपको प्राप्त होगी, ठीक। और इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हो इस L और C के मान को एडजस्ट करके। आपको जितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए उसके हिसाब से इन L और C के मान को आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। तो C का मान कितना होगा, यहां पर देखो दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो C3 मल्टीप्लाई C4 अपॉन C3 प्लस C4, ठीक है। दोनों सीरीज में थे इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। तो C का मान इस हिसाब से निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉलपिट ऑसिलेटर था, तो आपको इसका वर्किंग पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा पॉइंट क्या काम करता है, ठीक है। तो ये इतनी फ्रिक्वेंसी ये प्रोड्यूस करेगा। अब ये दिखा रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। तो आप L और C के मान को चेंज करके आप आसानी से डिजायर्ड जो आपको चाहिए वो फ्रिक्वेंसी आप उत्पन्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी में काम करता है मोस्टली रेडियो फ्रिक्वेंसी पे, हार्टली ऑसिलेटर की तरह ही ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी पे ये काम नहीं करता है, ठीक है। इसके जो ड्रॉबैक्स है, इसका स्टेबिलिटी उतना अच्छा नहीं होता है, हार्टली से अच्छा होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम आगे डिस्कवर करते, मतलब खोज होते रहे इसमें, ठीक है। तो ये कौन से उसमें काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो रेडियो में जो फ्रिक्वेंसी यूज होते हैं उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता, ना ही हार्टले का किया जा सकता है। तो फिर जो नए ऑसिलेटर बने, ठीक है, अब जो दो ऑसिलेटर हमने पढ़े हुए ना, हार्टले और कॉलपिट, उसमें कौन सा टैंक यूज किया है, LC टैंक। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएगा वहां पूछा जाएगा कि हार्टले और ऑसिलेटर में कौन सा टैंक सर्किट यूज होता है, तो कौन सा होता है, LC, ठीक है। तो ये था आपका कॉलपिट ऑसिलेटर, ठीक। तो इसको अच्छे से देखिए आप। तो नेक्स्ट होगा आपका नेक्स्ट है आपका RC फेज शिफ्ट, और RC फेज शिफ्ट हो गया, और वेन ब्रिज ऑसिलेटर हो गया, ठीक है। तो आपका जो LC टैंक सर्किट था, या फिर LC जो टैंक सर्किट पे जो दो ऑसिलेटर बने थे वो यही थे, हार्टले और कॉलपिट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका RC फेज शिफ्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर में कौन कौन से ऑसिलेटर देख चुके हैं, हार्टले ऑसिलेटर देख चुका है, ठीक है, कॉलपिट ऑसिलेटर देख चुके हैं, ठीक है। उन दोनों ऑसिलेटर्स में हमने कौन सा टैंक यूज किया, LC टैंक यूज किया, ठीक है। तो उनसे जो स्टेबिलिटी थी उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो फिर हमने कौन सा फिर ऑसिलेटर बनाया, फेज शिफ्ट। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो नेक्स्ट ऑसिलेटर यूज किया वो क्या, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। इन्होंने इसमें किसका यूज किया, RC का। तो इसे कभी कभी क्या कहा जाता है, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। सर्किट सेम है, बस वही जहां पर टैंक सर्किट था उसकी जगह इन्होंने क्या लगा दिया, ये RC का सर्किट यूज कर लिया, ठीक है। इसे कहते हैं RC फेज शिफ्ट। क्या किया है, 3 रजिस्टर यूज किए हैं और 3 कैपेसिटर यूज किए हैं, ठीक है। 3 रजिस्टर और 3 कैपेसिटर आपका यूज किया हुआ है, ठीक है। तो जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर था ये क्यों बनाया गया, ये लो फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो कॉलपिट और हार्टले था उसके द्वारा आप लो फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो चलो फिर, तो अगर एग्जाम में आएगा
तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर किसके लिए यूज किया जाता है? लो फ्रिक्वेंसी या फिर ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। कितना? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं इसको, ठीक है, जो आपको सुनाई देती है। तो अब चलो इसकी वर्किंग समझते हैं। फिर देखो, जैसे ही देखो कंपोनेंट के बारे में बताने का, क्योंकि मैं हर उसमें कंपोनेंट बताते आया हूँ, ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो ये जो रजिस्टर है किसके लिए यूज किया गया है? बाइसिंग के लिए, क्यू पॉइंट फिक्स करने के लिए। और ये आपका ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, ठीक है। और ये आपका, अब देखो एक चीज हमारे एक और चेंज किया है कि जो आपका इससे पहले हम आरएफसी कॉइल यूज कर रहे थे, अब उसकी जगह क्या यूज किया है? रेजिस्टेंस यूज किया है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, आपका सप्लाई कहाँ जाएगा? बेस पर जाएगा, वो उसको एम्पलीफाई करेगा। ये ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसको एम्पलीफाई करेगा। तो आपको आउटपुट कहाँ पे मिलेगा? इस आरसी पे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। वो आउटपुट आपका इस, ठीक है, वो आउटपुट आपका इस कैपेसिटर से होते हुए इस आरसी सर्किट में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो जैसे आपका स्विच ऑन हुआ तो इसको इनपुट मिला ना, कुछ सप्लाई इनपुट मिला बेस पे, तो मान लेता हूं उसको इनपुट मिला है ये, ठीक हो गया, ठीक। कहां पर? इस बेस में गया इनपुट, ठीक है। तो इसने उसको एम्पलीफाई किया तो आउटपुट मिलेगा। तो ट्रांजिस्टर का एक खासियत क्या होती है कि जब वो आउटपुट देता है तो उसको क्या करता है? फेज शिफ्ट करके देता है। तो यह इनपुट था, उसने फेज शिफ्ट कितना क्या गया? 180 डिग्री का। तो आपका आउटपुट मिला एम्पलीफाई होने के बाद ये, ठीक है, ध्यान से देखना एकदम, ये आपका आउटपुट मिला है यहाँ पे, ठीक है, या फिर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिला है। अब इस रेजिस्टेंस से वो इस कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो एसी सिग्नल प्रोड्यूस होगा इसके यहाँ पर, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर में, ठीक है। तो वो एसी सिग्नल इस कैपेसिटर से होते हुए कहां पहुंचेगा? इस सर्किट में, जो यहाँ पर आरसी सर्किट में लगा रखा है, इस सर्किट में पहुंचेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ होता क्या है, देखो, जो आपका कैपेसिटर होता है या फिर जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, दोनों में ध्यान देना। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की हम जब बात करते हैं तो उसमें करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं। लेकिन जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट, अगर हम आइडियल केस की बात करें तो करंट 90 डिग्री आगे होता है वोल्टेज से, ठीक है। अब दोनों अगर साथ हो दोनों, तो इसमें क्या होगा? आपका करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा आइडियल केस में। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 90 से थोड़ा कम ही होता है, 70 80, ठीक है, इतना होता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का फेज शिफ्ट उत्पन्न होगा फिर वोल्टेज और करंट के बीच में? मान लो अगर 70 60 कितने में भी, अब मैंने 3 यूज किए हुए हैं, 3 कैपेसिटर और 3 रजिस्टर यूज किए हुए, और मुझे कितने का फेज शिफ्ट उत्पन्न कराना है यहाँ पर? 180 का। तो मैं क्या करूंगा कि मेरा एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस कितने का फेज शिफ्ट उत्पन्न करे? 60 का, ठीक है। 60 ये करेगा, 60 ये करेगा, 60 ये करेगा ना। देखो आपका जो आरसी फेज शिफ्ट है वो इतना ही है, ठीक है, इतना ही। तो 1 2 3, तो हर एक कितने का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा? 60 का, ठीक है। तो 3 आरसी, देखो आरसी 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 3 है ना, तो 360 को गुना कर दूंगा तो कितना होगा? ये 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री किसने किया? इसने किया फेज शिफ्ट। 180 डिग्री इसने किया, तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। और जो बार्क हुसैन का क्राइटेरिया था एक वेव के लिए कि फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए? 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री, ठीक है, हो गया फुलफिल, ठीक है। तो जो हमने आरसी लगा रखा है यहाँ पर, ठीक, 3, वो हमने फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए लगाया है। तो हमें आर और सी का मान ऐसे एडजस्ट करेंगे कि उनके द्वारा जो फेज शिफ्ट हो, कहने का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो मान एंगल बने, फेज कोण बने, वो कितना बने? 60 डिग्री ही बने, ठीक है। तो एक में 60 बनेगा तो तीनों में एक ही जैसे होंगे, ये सी और आर की वैल्यू सब एक जैसे होंगे, ताकि सबके सब सेम फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो यहां पर हमने कितना यूज किया है? 3 सी यूज किया है, 3 आर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने 3 से 60 को गुना किया, क्योंकि एक सी और एक आर कितने का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा था? 60 डिग्री का। तो कितने का हो गया टोटल? 180। तो आपका इनपुट देखो, यहां पर समझ लो, यहां पर इनपुट दिया ये है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर ने उसको एम्पलीफाई किया, तुमको आउटपुट में फेज शिफ्ट होके ऐसा मिला, एम्पलीफाई हुआ है, सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है। देखो एम्पलीट्यूड जो है बढ़ गया है, तो कितने का फेज शिफ्ट हुआ? 180 का। फिर ये फेज शिफ्ट यहां से होते हुए कहां पहुंचा? इनके पास। इन तीनों ने कितने का किया? टोटल 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दोबारा कर दिया। तो एम्पलीफाई हुआ सिग्नल, देखो इतना था, ये बढ़ गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीफाई हुआ है, तो आपको फिर यहां पर 180 फेज शिफ्ट होगा और आपको आउटपुट में ये मिलेगा।
180 डिग्री यहां पर हुआ है, 180 डिग्री हुआ है, टोटल कितना हो गया 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। ठीक है, तो आपका फेस शिफ्ट कितना हो गया 360 डिग्री का फेस शिफ्ट हो चुका है टोटल, या फिर 0 डिग्री से हम कहते हैं। तो बार्क हुसैन का क्राइटेरिया जो था वो फुलफिल हो रहा है, तो आपको वेव मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो आपका आउटपुट में जो वेव मिलेगा, ठीक हो गया। ठीक, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो इसमें आवृत्ति होती है जिस पर आपको मैक्सिमम जो आपका आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम निकालते हैं, देखो एफ इजिकल टू होता है 1/2πRC और √6, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ठीक है, आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीधे आएगा कि जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो किस फ्रीक्वेंसी पर आपको आउटपुट मिलता है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी को आपने याद रखना है। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है, ऑडियो, जो आपका ऑडियो सिग्नल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है।